ब्रदर वू की एपिसोड 6 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा ब्रदर वो उस मैंशन में पहुंच जाता है जहाँ पर वो बुढ़ा अंकल उसे अपने साथ लेकर जाता है, जहाँ पर उसकी बेटी होती है। तो बेटी से ये पहले भी मिल चुका है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो वो हैमर कर उसके पीछे की तरफ देख रही होती है, जबकि वो उसे कहता है तुम किसकी तरफ देख रही हो? तुम्हारा फादर मुझे यहाँ पर लेकर आया तुम्हारा इलाज करने के लिए। ये बात सुनते ही वो बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी कल्टिवेशन लेवल तो मुझसे भी ज्यादा लो है। तो फादर किंग से कहते हैं तुम्हें यहाँ पर किसी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे खोलकर अंदर से पढ़ना चाहिए कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। आज ये बात ठीक है कि इसकी कल्टीवेशन लेवल सिर्फ कीराम पर है, लेकिन फिर भी इसके पास काफी सारे स्किल्स हैं और ये तुम्हें ठीक कर सकता है। जबकि किंग अपने बाप की बात सुनने के बाद कहती है मुझे तो ये कोई भी खास नहीं दिखाई देता, मुझे तो बस ये एक ठरकी दिखाई देता है। उसी वक्त एक गार्ड अपने हाथ में एक बॉक्स लेकर वहाँ पर आता है और बॉस से कहता है बॉस वो सारे मेडिसिनल हर्ब्स में ले आया हूँ जो आपने लेने के लिए कहा था। तो बॉस उस बॉक्स को लेकर आगे बढ़ता है और ब्रदर वू से कहता है वैसे तुमने तो हमें इस बारे में बताया नहीं था कि तुम्हें कौन कौन से मेडिसिनल हर्ब्स चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे लिए पहले से मेडिसिनल हर्ब्स ले आया हूँ। तुम जरा इन जड़ी बूटियों की तरफ देख लो, क्या इतनी काफी रहेंगी या फिर तुम्हें कुछ और मेडिसिन की भी जरूरत है? तो ब्रदर वो उन सभी की तरफ देखता है। उसके अंदर काफी सारे स्पेशल मेडिसिनल हर्ब्स होते हैं जिनके अंदर से काफी सारी की एनर्जी निकल रही होती है। वूफू कहता है ये सारे के सारे तो काफी ज्यादा अच्छी मेडिसिनल मटेरियल्स हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर इन सभी की जरूरत नहीं है। किंग अपने फादर से कहती है फादर ये सिर्फ और सिर्फ एक ठरकी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है ये मेरा इलाज कर सकता है? चलिए मैं भी देखना चाहती हूँ कि ये कैसे मेरा इलाज करेगा। तो वूफू मास्टर से कहता है सीनियर मास्टर तुम्हारी बेटी की प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, इसके पास कुछ मेडियंस ब्लॉक्स है, ये तो ऐसे ही ठीक हो जाएंगी। इसके लिए मुझे मेडिसिन की जरूरत नहीं है, इन सारी जड़ी बूटियों को वापस रख लो। तुम्हारा वूफू मैंकिंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तो किंग उसे कहती है मेरे फादर मेरे लिए ग्रैंड मास्टर को लेकर आए थे जिसे मेडिसिन के बारे में काफी कुछ पता था, लेकिन वो भी मेरी ब्लॉक मेडियंस को ठीक नहीं कर पाया था। तुम्हारे जैसा एक छोटा सा कल्टीवेटर जो कि कीराम के फर्स्ट लेवल पर है, वो मेरी कल्टीवेशन को कैसे ठीक कर पाएगा? मेरी मेडियंस को अनब्लॉक कर पाओगे? उसी वक्त एक गार्ड आगे बढ़ता है और अपने बॉस से कहता है बॉस मुझे लगता है कि ये कौन मैन है, यानी कि ये एक ठग है यहाँ पर आपसे पैसे लेने के चक्कर में है। वैसे आपको नहीं लगता कि ये सारे का सारा एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि ये अचानक से आपसे मिला और आपने इससे अपनी बेटी की बात की, आपके पास यहाँ पर इसका इलाज करने के लिए चला आया? बस भी उसकी बातें सुनने के बाद थोड़े बहुत शक में पड़ जाते हैं। वक्त तुम्हारा वूफू अपने हाथ में अपनी की पावर को एक्टिवेट करता है और किंग से कहता है अब जरा चुपचाप यहाँ पर खड़ी रहो, क्योंकि तुम्हारी मेडियंस काफी लंबे अरसे से ब्लॉक है। इसी वजह से अगर कोई यहाँ पर प्रीमोर्डियल एक्सपर्ट होता या फिर कोई ग्रैंड मास्टर ही होता, वो भी कभी भी तुम्हारी मेडियंस को अनब्लॉक नहीं कर पाता। उन्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी मेडियंस किस तरह अनब्लॉक करनी है। कहीं पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसकी चेस्ट के ऊपर अपनी पाम मारता है, जिससे उसकी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर जाती है। किंग को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो पीछे की तरफ गिर जाती है। हमारा वूफू सोच रहा होता है एक ग्रैंड मास्टर या फिर प्रीमोर्डियल स्पिरिट एक्सपर्ट वो मुझसे बेहतर कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरे पास तो 30,000 साल की कल्टीवेशन का एक्सपीरियंस है। बॉस भी ये देखने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाता है कि कहीं इसने इसकी बेटी के ऊपर कुछ और अटैक तो नहीं कर दिया या फिर उसे जख्मी तो नहीं कर दिया। वो चिल्लाकर कहते हैं किंग क्या तुम ठीक हो? साथ ही वो गुस्से के साथ हमारे वूफू से कहते हैं आखिर तुम हो कौन हो, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है? जबकि गार्ड भी जल्दी से अपनी गन निकाल लेता है और हमारे वूफू की तरफ करता है। थोड़ी देर के बाद किंग वहाँ पर खांसना शुरू कर देती है। जैसे वो खांस रही होती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी के अंदर जो मेडियंस है वो अनब्लॉक हो चुकी है। वो अपने फादर से कहती है फादर ये क्या, मेरी बॉडी के अंदर जितनी ब्लॉकेज थी वो सारी की सारी खुल चुकी है और मैं दोबारा से अपनी एनर्जी को यूज कर पा रही हूँ। तो फादर भी उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं। फिर साथ ही वो अपने गार्ड से कहते हैं जल्दी से अपनी गन नीचे कर लो वरना उसे पता चल जाएगा। तो बॉस जल्दी से फिर से उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ बहुत ही बदतमीजी से बात की, क्या तुम मुझे इसके लिए माफ कर सकते हो? ब्रदर वो तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा महान हो, क्या तुम मुझे अपने मास्टर के बारे में बता सकते हो कि तुम्हारे महान मास्टर का नाम क्या है? तो वूफू से कहता है अच्छा तो तुम मेरे मास्टर के बारे में जानना चाहते हो? वूफू का डॉग भी वहीं पर होता है। तो मैन किंग जल्दी से आगे बढ़ती है, जाकर हस्की को उठा लेती है और काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसकी मेडियंस अनब्लॉक हो चुकी है। जबकि हमारा वूफू इस बारे में सोच रहा होता है कि अपने मास्टर के बारे में क्या बताऊं। वूफू कहता है इस टाइम जब मेरा खतरे में था उस वक्त मेरे मास्टर मुझे बचाने के लिए आए थे, लेकिन अभी तक मेरे मास्टर अर्थ के ऊपर नहीं आए। बॉस से कहता है मेरे मास्टर है लेकिन वो अभी तक अर्थ के ऊपर नहीं आए। बॉस ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान होता है कि इस बात का क्या मतलब है कि उसका मास्टर अर्थ के ऊपर नहीं आया, क्योंकि इन सभी लोगों को सेकंड राउंड के बारे में नहीं पता जहाँ से हमारा वूफू वापस रीइंकार्नेट हुआ है। किंग उसे कहती है अगर तुम्हें हमें अपने मास्टर के बारे में नहीं बताना तो मत बताओ। अब ऐसे तो मत कहो कि वो अर्थ के ऊपर नहीं आया। अगर तुमने ऐसा कहा तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा मास्टर एक एलियन है। बॉस अपने हाथ में उस घर की चाबी उसके सामने करते हुए कहता है जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम मेरी बेटी की मेडियंस को अनब्लॉक कर देते हो तो मैं तुम्हें ये पूरे का पूरा मेंशन दे दूंगा। इसकी चाबी तुम अपने पास रखो। इसके अलावा भी अगर तुम्हें कभी भी किसी किस्म की मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। यूनाइटेड सिटी में मेरी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है। तुम्हें जब भी कभी मेरी मदद की जरूरत हो बस मुझे कॉल कर देना।
किंग आगे बढ़ती है और अपने डैड से कहती है, डैड लेकिन ये घर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ये विला आप इसको क्यों दे रहे हैं, इसको मत देना, आप किसी और विला को इसको दे दे। उसके डैड से कहते हैं, किंग मैंने इससे वादा किया था, इसी वजह से अब इसे ये वाला घर तो देना पड़ेगा। वो हैमर गर्ल से कहता है, मैं तो यहाँ पर सिर्फ डांस की पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए हूँ, तुम भी यहाँ पर रुकना चाहती हो तो तुम भी यहाँ पर रुक सकती हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। और साथ ही वो अपने डॉग को लेकर वहाँ से बाहर चला जाता है, जबकि किंग इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाती है। एक सीन टियानफू माउंटेन का दिखाया जाता है, जहाँ पर इन बच्चों की बस जाकर रुकी थी और वहीं पर वो लोग कैंप साइट लगाने वाले हैं। टियानफू माउंटेन के ऊपर ये सभी बच्चे उतरते हैं और वहीं पर अपनी कैंपिंग कर रहे होते हैं, जबकि मोटू पार्क में बैठा होता है, उसके सामने दो लड़कियां खड़ी होती हैं, वो आपस में बातें कर रही होती है, जबकि मोटू उन दोनों को देख देख कर लाट टपका रहा होता है। मोटू भी काफी ठरकी दिखाई देता है। वो दोनों लड़कियां उसकी तरफ देखती है और कहती है, देखो तो जरा वो मोटू किस तरह हमें देख देख कर लाट टपका रहा है, चलो यहाँ से चलती है। वो तो कुछ ज्यादा ही ठरकी दिखाई देता है। मोटू को पता चल जाता है कि उन दोनों लड़कियों ने उसको नोटिस कर लिया है। वो कहता है, ये क्या, ये तो चली गई। ब्रदर वो भी यहाँ पर नहीं आया और मुझे यहाँ पर बिल्कुल ही मजा नहीं आ रहा। नहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्रदर वो रास्ता भटक गया है। उसी वक्त उसे साइड से हस्की की आवाज आती है। हस्की किसी लड़की के बैग के अंदर से चीजें निकाल रहा होता है। उस बेचारे को भूख लगी होती है, इसी वजह से वो उसके बैग को उथल पुथल कर देता है। वो उसके बैग के अंदर मुंह मार रहा होता है, वो लड़की उसके पीछे लग जाती है और हस्की वहाँ से भागना स्टार्ट करता है। वो लड़की उसके पीछे लगी होती है। हस्की भागता हुआ सीधा जाता है और अपने ब्रदर वू के पास चला जाता है। ब्रदर वो उसको उठा लेता है और उस लड़की से कहता है, प्लीज मुझे माफ करना, मेरे हस्की ने तुम्हारे बैग को खराब कर दिया, मैं तुम्हें इसके लिए पे कर दूंगा। वो लड़की उसे कहती है, क्या तुम्हें पता भी है ये बैग कितना ज्यादा महंगा है, तुम मुझे इसके लिए पे करोगे, अगर मैं तुम्हें भी बेच दूंगी तब भी इसकी जैसा एक और बैग नहीं आएगा। तो उसकी दूसरी दोस्त आगे बढ़ती है और उसे कहती है, मुझे लगता है कि इसके कुछ दोस्त टियानफू माउंटेन के ऊपर उस बड़े से विला में रहते हैं जहाँ से ये निकल कर आ रहा है, लगता है कि ये इतने पैसे तो तुम्हें दे ही सकता है। बाकी के सभी बच्चे बातें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये सारे बच्चे हैं तो इसी की क्लास के ही। वो सारे कह रहे होते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ एक कचरा है, इसका यहाँ पर इतना कनेक्शन कैसे हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि ये वाकई में इतना ज्यादा अमीर है कि टियानफू माउंटेन के ऊपर वो विला इसी का है जिसके अंदर से ये चांद निकल कर आ रहा है। हो सकता है कि ये क्लास में हमेशा ही इस बात को छुपाता हो कि ये अमीर है। और हम वुफू उन सभी की बातों को इग्नोर करते हुए टेबल के ऊपर से अपने हस्की के लिए खाना उठाता है और उसको खाना दे रहा होता है, जबकि मोटू आगे बढ़ता है और लड़कियों से कहता है, प्लीज इस लड़के को माफ कर दे, डॉग को बेचारे को भूख लगी थी, इसी वजह से उसने आपके बैग को खराब कर दिया, इसके लिए हमें माफ कर दे। तो वो आगे बढ़ता है और मोटू से कहता है, तुम्हें इनसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सॉरी तो उनको पहले बोल चुका हूँ। वो अपने पास से पैसों के बंडल निकालता है और उनके सामने करते हुए कहता है, ये लो, क्या इतने पैसे काफी रहेंगे। वो सभी लोग इन पैसों को देकर कहते हैं, ये लड़का तो वाकई में अमीर लगता है। तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे ये वाकई में उस विला के अंदर रहता है जहाँ से ये निकल कर आया है, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं। तो उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड ली मैंग भी वहीं पर आ जाती है। ली मैंग कहती है, तुम इन पैसों को अपने पास रख लो, कहीं ऐसा ना हो कि सारे पैसे देने के बाद तुम्हें रात को भूखा सोना पड़े। यहाँ पर टफ बनने की एक्टिंग मत करो, लगता है कि तुमने अपनी सारी जिंदगी की कमाई अपनी जेब में रखी हुई है, जो तुम इस लड़की को दे दोगे तो उसकी बात करोगे क्या। तो वुफू भी से वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो उसकी तरफ घूर कर देखता है। वो उसे कहती है, क्या हुआ, तुम मुझे यहाँ पर घूर कर क्यों देख रहे हो, क्या तुम मुझे भी मारोगे। ब्रदर वो उसे कहता है, अगर दोबारा तुमने मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा हाल भी बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा मैंने टियान हाउ का किया था, उसको भूल तो नहीं गई, इसलिए दोबारा सोच समझ कर बात करना, वरना मैं तुम्हारा भी मुंह तोड़ दूंगा। ये बात सुनने के बाद वो काफी गुस्सा होती है और सोच रही होती है, अब बस इंतजार करो, टियान हाउ तुम्हारा कोई ना कोई बंदोबस्त तो जरूर कर रहा होगा, पर वो कुछ ऐसा बंदोबस्त करेगा कि तुम दोबारा बच नहीं पाओगे। उनमें से एक लड़का ऊपर की तरफ देखता और कहता है, जी क्या आसमान पर तो काले बादल छा गए हैं, लगता है कि बहुत ही जल्दी बारिश स्टार्ट होने वाली है, अब हम लोग क्या करेंगे। बाकी के सभी लोग भी बातें करना शुरू कर देते हैं। वो लोग कहते हैं, ये तो बहुत ही बुरी किस्मत निकली, आज बारिश होने वाली है, हम लोग यहाँ पर कैंपिंग के लिए आए थे और बस तो कल सुबह 8 बजे आएगी, अब हम लोग रात कहाँ पर गुजारेंगे। ली मैंग जल्दी से अपना फोन निकालती है, हाउ टियान को कॉल करती है और कहती है, हनी क्या तुम यहाँ पर कार लेकर आ सकते हो, यहाँ पर बारिश होने वाली है और हम लोग रात भर यहाँ पर नहीं रुक सकते। फिर वो उन लोगों से कहती है, मेरा हाउ टियान यहाँ पर कार लेकर आ रहा है, लेकिन अफसोस में तुम में से सिर्फ 2-3 को ही अपने साथ लेकर जा सकती हूँ, बस थोड़ी देर इंतजार करो, हाउ टियान आता होगा। जबकि यहीं पर उन सभी का ब्रदर वून से कहता है, मेरे पास यहाँ पर एक विला है, अगर तुम लोग चाहो तो मेरे साथ उस विला में जा सकते हो, आज रात हम लोग उस विला में गुजारेंगे। ली मैंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, अगर ये बात वाकई में सच होती कि तुम्हारे पास टियानफू माउंटेन के ऊपर एक विला है तो मैं तो इससे खुशी से मर जाती। क्योंकि सभी लड़कियां भी हंसना शुरू कर देती हैं और कहती है, हमें पता है ये लड़का एक कचरा है, तो फिर इसके पास टियानफू माउंटेन के ऊपर एक विला कहाँ से आएगा। मोटू आगे बढ़ता है और वुफू से कहता है, ब्रदर क्या वाकई में वहाँ पर तुम्हारा अपना विला है। वुफू से कहता है, हाँ वहाँ पर मेरा अपना विला है, तुम में से जिन लोगों को मेरे साथ आना है वो मेरे साथ आ सकते हो, जिन लोगों को नहीं आना वो दफा हो जाओ। ली मैंग उन सभी लोगों से कहती है, बहुत ही जल्दी यहाँ पर बारिश स्टार्ट होने वाली है, तो हम लोग क्यों ना इसके साथ चले और चल के देखते हैं कि क्या वाकई में इसके पास विला है या नहीं। ये सभी लोग उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। तो वुफू सबसे आगे होता है, तो उन्हें अपने विला की तरफ लेकर जाता है। विला के बाहर इसका गार्ड खड़ा होता है। सभी लोग कहते हैं, वहाँ पर देखो दरवाजे के पास एक गार्ड खड़ा है, अब इसकी छुट्टी होने वाली है, क्योंकि वो गार्ड हम सभी को यहाँ से देखते ही वापस भगा देगा। स्पेशली इसकी तो बहुत ज्यादा इंसल्ट होने वाली है, क्योंकि इसने
उसने कहा था कि ये विला इसका है, बस यहाँ पर हमारी ज्यादा इंसल्ट ना हो जाए। मोटू वुफू से कहता है ब्रदर यहाँ पर तो एक गार्ड खड़ा है, क्यों ना हम लोग अभी वापस चले, कहीं इंसल्ट ना हो जाए। वुफू से कहता है हमें यहाँ से वापस जाने की क्या जरूरत है, ये विला ही मेरा है, तो फिर हम लोग डरेंगे किससे। तो वो गार्ड उसे देखते ही कहता है मास्टर वू तो आप वापस आ गए, ये सभी आपके दोस्त हैं, क्या आप सभी अंदर जाने वाले हैं। तो सभी लोग जब सुनते हैं कि वो गार्ड से मास्टर वू कह रहा है तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, स्पेशली ली मैंग। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़की के पास अपना विला कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 6 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।